मुसीबत स्वामी रामदेव की भी बढ़ी है। तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यह तस्वीर है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर की। बाबा रामदेव हाथ जोड़कर अदालत में खड़े हुए हैं, लेकिन अदालत सवालों की बौछार कर रहा है। 16 अप्रैल 2024 ये वो तारीख है आज की, लेकिन ये योग गुरु के नाम से मशहूर स्वामी रामदेव को हमेशा याद रहेगी। क्यों? इस तस्वीर को देखिए, चेहरे पर भाव आप समझ सकते हैं। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए, थोड़ा नजदीक से आपको दिखेगा तस्वीर, जरा जल्दी से नजदीक से तस्वीर दिखाइए। स्वामी रामदेव अदालत के अंदर क्षमा मुद्रा में खड़े हैं कि हुजूर माय लॉर्ड बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आचार्य बालकृष्ण भी उसी क्षमा मुद्रा में दिख रहे हैं, लेकिन कोर्ट का रुख सख्त बना हुआ है। और आपको बताएं कि पतंजलि का कोई भी कार्यकारी भूल जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की विपदा उसे याद आएगी, और कोई भी अनुलोम विलोम, योगासन या फिर जड़ी बूटी इस विपदा को ठीक नहीं कर पाएगी। क्योंकि आज जो हुआ वो पतंजलि के लिए, स्वामी रामदेव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। आज भ्रामक विज्ञापन के प्रचार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को जबरदस्त तरीके से हाँक दिया, जोरदार लताड़ लगाई। बाबा रामदेव देश की सुप्रीम अदालत में हाथ जोड़कर खड़े हुए। तस्वीरें आपके सामने मैंने रखे हुए। बाबा रामदेव गिड़गिड़ा रहे, माफ कर दीजिए, लेकिन बाबा रामदेव की एक दलील भी जजों के सामने नहीं चली। मैं सुप्रीम कोर्ट के केवल 3 ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि बाबा की करनी पर सुप्रीम कोर्ट आखिर किस कदर नाराज है। वो 3 ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट कहता है आप इतने नादान तो नहीं हैं कि आपको कुछ पता ही ना हो। फिर कोर्ट कहता है कि भाई आप तो योग गुरु हैं, लेकिन आप कारोबार करने लगे हैं। आगे कोर्ट कहता है आपको अवमानना के बारे में नहीं पता है। आपने क्या सोचा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विज्ञापन करते रहेंगे? बाबा रामदेव के खिलाफ अदालत ने नादान और मासूम जैसी शब्दावलियों का इस्तेमाल किया। वो इसलिए कि बाबा ने अदालत को बताया कि वो कानून कम जानते हैं, अनभिज्ञ हैं, कानूनी धाराओं के मामले में बहुत भोले हैं। अब जरा आप खुद सोचिए कि जिस बाबा के बारे में देश की सबसे बड़ी अदालत खुद कह रही कि आप आदरणीय हैं, आपने योग को प्रचारित किया है, वो ऐसा कैसे कह सकता है? लेकिन अब बाबा ने खुद को मासूम, भोला और नादान कहा है। तो चलिए इसका भी विश्लेषण करते हैं। स्वामी रामदेव ने 1997 में पतंजलि की स्थापना हरिद्वार में की, और पतंजलि का कारोबार आज की तारीख में तकरीबन 60,000 करोड़ का हो चुका है। 2028 तक पतंजलि का कारोबार बाबा 1 लाख करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट की पहुंच 2 अरब लोगों तक है। बाबा रामदेव की नेटवर्थ 1,400 करोड़ से ज्यादा है। मुंबई में बाबा ने 2006 में 4 करोड़ का घर लिया था। बाबा रामदेव पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पतंजलि ने अभी तक 11,000 करोड़ से ज्यादा का मर्जर किया है। अब जरा सोचिए कि एक छोटी सी कंपनी के मर्जर में भी सैकड़ों कानूनी दांवपेच होते हैं। उनको बाबा रामदेव समझ जाते हैं। कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स बाबा को मुंह जुबानी याद रहती है। पतंजलि के एक एक प्रोडक्ट के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में बाबा रामदेव दुनिया को समझाते हैं कि इस दवाई में फला 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 चीज मिली, और फला फला चीज जो है वो फला फला चीजों के लिए होती है। एलोपैथी को नीचा दिखाने के लिए विज्ञापन में क्या और किस तरह, किस जगह से लिखना है, यह भी बाबा को बखूबी जानकारी है। बाबा पूरे भारत में घूम घूम कर अपनी स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, तब भी बाबा को सारा सियासी गुणा गणित समझ में आ जाता है। 3-3 बार देश की सुप्रीम अदालत के कड़े निर्देशों के बाद भी अपने भ्रामक विज्ञापन को कैसे प्रसारित करना है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, इसकी रणनीति भी बाबा जानते हैं। लेकिन सबके बाद जैसे ही बाबा को देश की अदालत गलतियों का एहसास कराते हुए कानून का चाबुक चलाता है, तो बाबा रामदेव की याददाश्त धूमिल हो जाती है। बाबा को ना कानून का ज्ञान रह जाता, ना संविधान की बात। बाबा अपनी काली दाढ़ी के पीछे, अपने चेहरे की मुस्कान के पीछे अपने मासूमियत को दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसको देश की सुप्रीम अदालत एक झटके में भांप लेती है।